आदेश, आपके हिसाब से क्या तय करेगा हरियाणा का चुनावी नतीजा? कौन सा मुद्दा या कौन सा चेहरा, और उसमें दलित फैक्टर जो इतना लंबा प्ले आउट करता दिखा और आज भी जुड़ गया। आखिरी दिन, प्रचार के दिन, अशोक तंवर का एक बड़े नाटकीय अंदाज में कांग्रेस में घर वापसी कर लेना, यह बीजेपी के लिए क्या झटका साबित होगा? देखिए, मेरा साफ मानना है, कुमारी शैलजा को लेकर भी मेरा ये कहना था, मेरा साफ मत था कि ओवर रीड कर रहे हैं। कुमारी शैलजा इतना बड़ा फैक्टर बन जाएंगी कि वो अपनी नाराजगी से नुकसान पहुंचा देंगी, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अशोक तंवर की एंट्री भी कोई बहुत बड़ी जान फूंक देगा या सब कुछ बदल देगा कांग्रेस के लिए, ऐसा भी नहीं है। पर ये दलित फैक्टर की राजनीति किस तरह से अनफोल्ड कर रही है? पहले कुमारी शैलजा, अब अशोक तंवर। पहले बैकफुट पर कांग्रेस, अब बैकफुट पर बीजेपी। आप सबने सारे मुद्दे डिस्कस कर लिए कि कौन सा मुद्दा होगा जो बीजेपी को हराएगा या कौन सा मुद्दा चुनाव में चलेगा। आप लोगों ने एक मुद्दा छोड़ दिया, उस मुद्दे का नाम है मरोड़। हरियाणा में बड़ी कहावत है कि चुनाव में ना वो अच्छे खासी की मरोड़ निकाल देते हैं। तो हरियाणा का चुनाव इसलिए नहीं होता कि उनको बीजेपी को हराना है, कांग्रेस पार्टी हराना, उनको संदीप चौधरी को हराना है, इसलिए वो मुझे जिताएंगे। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर मरोड़ का भी है। अब मैं आता हूँ जो आपका सवाल था अशोक तंवर वाला, कि एकदम से सरप्राइजिंग लगा कि सफेदों में थे और महेंद्रगढ़ पहुंच गए। दरअसल सब कुछ स्क्रिप्टेड था। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो एक एक चीज़ पर नज़र रखती है, लेकिन उनको कानो कान खबर नहीं हुई कि पिछले लगभग 2 हफ्ते से अशोक तंवर सेंटर लीडरशिप कांग्रेस पार्टी के टच में थे और उनको लेके पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी कि इनकी ज्वाइनिंग कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए। और हैरान की बात यह हुई कि सबको मालूम था कांग्रेस पार्टी के अंदर टॉप लीडरशिप को, और जो 2 महत्वपूर्ण जनरल सेक्रेटरीज हैं जो राहुल गांधी काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, वो इस पूरी एक्सरसाइज को कर रहे थे। तो आखिर तक सस्पेंस बना के रखा। लेकिन जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे अपने मंच से महेंद्रगढ़ में, उस वक्त अशोक तंवर नीचे गाड़ी में बैठ के इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही भाषण खत्म होगा तो मेरे पास एक फ़ोन आएगा और फ़ोन के बाद फिर वो ऊपर जाएंगे और फाइनली उनकी ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी में हो जाएगी। मैं एक चेंज देख रहा हूं संदीप जी, पहली बार कि कांग्रेस पार्टी नैरेटिव पे काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इन चीज़ों की परवाह कभी नहीं करती थी, पहली बार वो नैरेटिव पे काम कर रही है। जिस तरीके से दलित को लेके, शैलजा को लेके बीजेपी ने बार बार, मतलब वो नाराजगी से नुकसान की गुंजाइश को लिमिट करती दिख रही है क्या? पर इसके अंदर फिर भी वो मरोड़ और मड़क की जो बात की, वो कांग्रेस में भी थोड़ी अभी भी बची हुई है क्या? क्योंकि आखिरी दिन प्रचार के फिर प्रचार से गायब हो गई कुमारी शैलजा और दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करती पाई। एक तरफ आप अच्छी तस्वीर दिखा रहे हैं, भाई अशोक तंवर को पकड़ लाए और कानो कान खबर नहीं होने दी बीजेपी की, पर एक मरोड़ मड़क तो अभी भी बची हुई है। ये परेशानी का सबब होगा क्या कांग्रेस के लिए, या हो सकता है क्या? क्या पता पार्टी के भीतर भी बैलेंस करने की कोशिश की हो इस एक्सरसाइज से, हमें क्या पता, नहीं हो सकती क्या? हाँ, अब ये बैलेंसिंग में कई बार इम्बैलेंस हो जाता है, मुंह दापट जाए आदमी बैलेंसिंग के चक्कर में। नहीं संदीप जी, क्या है, उनकी पार्टी वो चलाएंगे, लेकिन हम तो उसका एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि पहली बार कांग्रेस पार्टी नैरेटिव पे काम किया है। पहली बार उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है कि हम भी ऐसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं, और पिछले 1 हफ्ते से ये तैयार हुआ था कि ज्वाइनिंग कब होनी चाहिए, और फाइनली इन्होंने तय किया कि जिस दिन प्रचार का आखिरी दिन होगा उस दिन अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। आज ही कुमारी शैलजा मिली। तो नैरेटिव क्या रखना है, इस पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। ये थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग है। अब मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ क्रिएटिविटी का। आज बीजेपी ने अखबारों में विज्ञापन दिया है जिसमें अखबारों की ही क्लिपिंग काट के वो बनाया गया है। दरअसल ऐसी विज्ञापन कांग्रेस पार्टी दे रही थी पिछले हफ्ते में पूरा, तो बीजेपी को भी उस पर आना पड़ा। यानी क्रिएटिविटी के लिहाज से भी आपके यहाँ बैंक्रप्सी आ गई है और अब आपको दूसरी पार्टी को कॉपी करना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से जब आप देखोगे खट्टर साहब का फोटो गायब होना, और आप ना खट्टर साहब की बात कर रहे थे, आपको एक बात बोल देता हूँ, 8 तारीख को मनोहर लाल ये साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जो फैसला किया था कि उनको हटाना है, वो फैसला गलत था। इस बात को वो साबित कर देंगे, देखना आपने जब रिजल्ट आएंगे। तो बेसिकली क्या है, दोनों तरफ जो लड़ाई है वो इसी बात को लेके है। इसके अंदर नहीं, मेरी लाठी ज्यादा मजबूत है। एक और क्विक पॉइंट जो मैंने दलितों का भी आंकड़ा बताया, भाई दलितों में तो 77%
दलितों ने बीजेपी को वोट दिया था 2019 में, ये गिरकर 46% हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 14% ने दिया था, ये ओबीसी की बात कर रहा हूं। 51% कांग्रेस को देते दिखे और दलित तो 25% से 68% बढ़ गए। तो ये जाट दलित, ये कॉम्बिनेशन क्या कांग्रेस के लिए साफ काम करता दिख रहा है जो हमने लोकसभा में देखा, या लोकसभा और विधानसभा में चुनाव देखिए अलग अलग होते हैं तो समीकरण भी थोड़े अलग हो जाते हैं क्या? संदीप जी 2019 में जितनी जातियों के आपने नाम लिए, ये कोई जाति नहीं थी, ये सब हिंदू थे और उनके ऊपर राष्ट्रवाद हावी था। 2024 में आते आते ये सब लोग अपनी अपनी जातियों में तब्दील हुए और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिली। मैं हरियाणा की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। दूसरा, जब आपने ये कहा कि दलित और जाट, आप देख लीजिए पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी का इतिहास उड़ा के देख लीजिए कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो दलित है और जो विधायक दल का नेता है वो जाट है। यानी कांग्रेस पार्टी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक हरियाणा में है वो जाट और दलित का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए शैलजा को लेके राहुल गांधी ने नारायणगढ़ में दोनों के हाथ मिलवाए, भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा के, और इसीलिए अशोक तंवर की आज एंट्री हुई ताकि वो चाहते हैं कि कम से कम ये दो वोट बैंक है, दलित का और जाट का, ये इकट्ठा रहेगा तो कांग्रेस पार्टी मजबूत रहेगी। ज्यादा जाते दिखे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।